आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसंस डिजीज़। सो बेसिकली पार्किंसंस डिजीज़ जो है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है नर्वस सिस्टम का, मेनली इन द बेसल गैंग्लिया, जिसके 4 कार्डिनल फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस पर्सन को पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले इसका मैंने एक निमोनिक बनाया, दैट इज़ ट्रैप, टी फॉर ट्रेमर, आर फॉर रिजिडिटी, ए फॉर एकाइनेसिया एंड पी फॉर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसमें हम एकाइनेसिया कहें या फिर ब्रेडिकाइनेसिया कहें क्योंकि डोपामिन की लेवल या अमाउंट कम हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज़ जो हमारा इसका मेन फाइंडिंग था, किसने किया था, उनका नाम था जेम्स पार्किंसन, जिनके नाम पे ये डिज़ीज़ दी गई है। उन्होंने 1817 में इसका एक ऐसे दिया था, दैट इज़ शेकिंग पाल्सी, जिन्होंने ये सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था इस डिज़ीज़ को। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पार्किंसंस। सबसे पहला है पार्किंसंस या फिर इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक पार्किंसन, जिसका कोई कॉज नहीं होता है बट सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म होती है ये पार्किंसंस डिजीज़ की। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी पार्किंसन, जो कि किसी वायरस, टॉक्सिन, ड्रग्स या फिर ट्यूमर की वजह से हो जाता है। थर्ड है हमारा पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम, ऐसे न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर जिनकी वजह से सिम्टम्स एंड साइंस शो हो रहे हैं पार्किंसंस डिजीज़ के, उसको हम बोलते हैं पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम, जो हमारे डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, पेशेंट्स में दिखाई दे रहे हैं सिम्टम्स सिमिलर टू द पार्किंसंस। नाउ व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी फॉर द पार्किंसंस। मेन आपको मैंने बताया कि बेसल गैंग्लिया के अंदर अगर डोपामिन का लेवल कम हो जाए और एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो बैलेंस है, हार्मोनल बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाए, इसकी वजह से हमारा जो ट्रेमर्स है या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट है या फिर कोऑर्डिनेशन है, इनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बेसल गैंग्लिया के 4 पार्ट्स होते हैं, ग्लोबस पैलाइडस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा, कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन, सब न्यूक्लियस ऑफ लाइस। सो ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे बेसल गैंग्लिया के। इसमें हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा मेन पार्ट है जहाँ पर हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है डोपामिनर्जिक। सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर इसकी डोपामिन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है और एक तरफ जो है एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाता है। एसिटाइल कोलिन और जो डोपामिन है वो दोनों ही इनहिबिटरी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये दोनों जिसमें हमारा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरफ और दूसरी तरफ डोपामिन, जिसके अंदर एक तरफ डोपामिन है और एक तरफ एसिटाइल कोलिन है, जो कि एसिटाइल कोलिन का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें डीजनरेशन होती है, जो न्यूरॉन्स है उनमें डीजनरेशन होने की वजह से उसको रिलीज़ करवाएगा न्यूरॉन, उसका डीजनरेशन हो गया है। अब उसका डीजनरेशन होने की वजह से डोपामिन का अमाउंट तो कम हो गया और एक तरफ जो एसिटाइल कोलिन है जो उसको बैलेंस करके रखेगा, वो इंक्रीज़ हो गया, अमाउंट उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर यही होता है कि बेसल गैंग्लिया के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, जहाँ पर डोपामिन का अमाउंट कम हो रहा है और एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंस्टेबिलिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, एकाइनेसिया और ट्रेमर्स आते हैं। एज वी ऑल नो कि अब हम बात करेंगे कि बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है। बेसल गैंग्लिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लानिंग में, प्रोग्रामिंग में और इनहिबिटिंग में स्पेसिफिक मोटर सिनर्जी, बिकॉज पार्किंसंस एक मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, so it plays an important role in awareness of body orientation in space, ability to adapt behavior during task change, motivation. so ये सब जो है हमारा फंक्शन होता है बेसल गैंग्लिया का। अब हम बात करते हैं कि पार्किंसंस में होता क्या है। जैसा मैंने बताया कि डीजनरेशन हो गया है हमारे न्यूरॉन्स का, अफेक्टेड न्यूरॉन्स का, जो कि रिलीज़ कर रहे हैं डोपामिन को। अब डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा जो, क्योंकि उसका न्यूरॉन जो है वो अफेक्टेड है, डीजनरेशन है उसमें, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा और प्रोड्यूस होगा लुई बॉडी। लुई बॉडी जो होते हैं वो एक तरह के हमारे प्रोटीन कंटेंट्स है जो पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो जिसका जो है लुई बॉडी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ डोपामिन रिजल्ट्स इन एकाइनेसिया, रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेसिया।
तो ये जो आपको डायग्राम है ये शो कर रहा है कि इस बेसल गैंग्लिया के अफेक्ट या सब्सटेंशिया निग्रा से क्या हो रहा है। क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा। सबसे पहले है रिजिडिटी। ये एक हॉलमार्क होता है पार्किंसंस डिजीज़ का। इसमें इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट हो जाता है। स्पाइनल स्ट्रेचेस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स नॉर्मल होते हैं। इसमें दो तरह की रिजिडिटी पाई जाती है, कॉगविल या फिर लेड पाइप। कॉगविल एज यू नो, जब हम किसी एक गोल से पहिए को चलाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे एक तरफ चलेगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर चलेगा। ऐसे ही लेड पाइप है जिसके अंदर थ्रू आउट द मोशन रेजिस्टेंस फील होगा। नाउ ब्रेडिकाइनेसिया का है या फिर एकाइनेसिया का है। ब्रेडिकाइनेसिया मीन्स स्लोनेस और एकाइनेसिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। या फिर इनमें क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट चलना स्टार्ट करता है तो वो फ्रीज हो जाता है, इसको इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक। हाइपोकाइनेसिया मीन्स रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट एंड ब्रेडिकाइनेसिया दैट मीन्स स्लोनेस एंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग मूवमेंट्स, typically reduce in speed, range and amplitude. Rigidity and depression can influence bradykinesia. Tremor mainly ये जो है involuntary oscillation of body होते हैं, जिसमें स्लो फ्रीक्वेंसी 4 to 6 हर्ट्ज जो है रेस्टिंग ट्रेमर्स पाए जाते हैं, पिन रोलिंग ट्रेमर्स पाए जाते हैं, और हमारे फोर आर्म, जॉ और टंग के अंदर भी हमारे ये मिल सकते हैं। लोअर लिम्ब ट्रेमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जब पेशेंट सुपाइन लाइन में होता है, और पोस्टरल ट्रेमर्स भी देखने को मिलता है। कंप्लीटली डिमिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द स्लीप। नाउ नेक्स्ट पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो है फॉरवर्ड स्टूप पोस्चर होता है और उसका जो है अटेंशन नहीं हो पाता है। डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग डायनामिक एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग। मैंने जैसा आपको बताया कि इसके अंदर मेनली वो इनिशिएट नहीं कर पाता है अपनी कोई भी मूवमेंट को। तो इसमें मेन जो है एक्सटेंशन ट्रक की वीकनेस या फिर एक्सटेंशन मसल्स की वीकनेस हो जाती है। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड टेल ट्रंक है, रिजिडिटी ऑन ट्रैम्बलिंग ऑफ हेड है, रिजिडिटी एंड ट्रैम्बलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ है। नाउ इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ मोटर प्लानिंग एंड मोटर रिलर्निंग। पेशेंट जो है स्टार्ट नहीं कर पाएगा। एग्राफिया या फिर माइक्रोग्राफिया। माइक्रो मीन्स एबनॉर्मली स्मॉल हैंड राइटिंग, या फिर एग्राफिया मीन्स इनेबल टू राइट। दिस लीड टू मेंटल फटीग। जैसे जैसे लिखेगा वो पेशेंट जल्दी थकेगा, मोटिवेशन उसका कम होगा, पोस्चर जो प्रोसीजर लर्निंग्स हैं वो बहुत स्लो होगी उसकी। गेट इसका मैंने आपको बताया कि फैसिनेटिंग गेट होता है। फैसिनेटिंग गेट मतलब जैसे अगर स्टार्ट होगा तो वो रुकेगा नहीं, भागता हुआ चला जाएगा आगे। या तो इसका जो गेट होगा या एंटीरोपल्सिव होगा या फिर रेट्रोपल्सिव होगा। अगर वो फॉरवर्ड आगे करेगा, जैसे ही आगे चलना स्टार्ट करेगा तो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं का। या तो इनिशिएट हो ही नहीं पाएगा या फिर वो रुकेगा नहीं। तो दूसरा होगा रेट्रोपल्सिव। इसके अंदर कोई भी सेंसरी लॉस या फिर प्राइमरी सेंसरी लॉस नहीं होता है। 50% केसेस के अंदर पैरेस्थीसिया मिलता है, जिसमें पेन, नमनेस, टिंगलिंग, कोल्डनेस, एकिंग पेन एंड बर्निंग सेंसेशन मिल सकता है। एक एस्थीसिया हो सकता है जिसके अंदर सेंस ऑफ इनर रेस्टलेसनेस, नीड टू मूव। खुद को फील होगा कि मैं रेस्टलेसनेस फील हो रहा है और वो चाहता है कि मैं चलूँ बस। इसके अंदर हमारी रेगुलेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट ऑल्सो में भी इम्पेयर्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर सेंसेशंस, जो क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्पीच, वॉइस और स्वैलोइंग। डिस्फैगिया होगा मतलब इलेबिलिटी टू स्वैल्यू थिंग्स, और देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा, एक्सेसिव सलाइवा जो कि रूल आउट होता रहेगा पेशेंट के माउथ से। हाइपोकाइनेटिक डिसआर्थरिया मीन्स डिक्रीज्ड वॉइस वॉल्यूम, मोनोटोन, मोनोपिच स्पीच, डिसटॉर्टेड आर्टिकुलेशन, अनकंट्रोल्ड स्पीच रेट। स्पीच जो होगी वो बहुत हॉर्स होगी और ब्रीथलेस होगी। नाउ नेक्स्ट इज़ योर कॉग्निटिव फंक्शन। डिमेंशिया होगा पेशेंट को। डिमेंशिया मतलब भूल जाना चीज़ें। ब्रेडिफेनिया होगा, इंटेलेक्चुअल फंक्शन डिसऑर्डर है जिसके अंदर स्लोइंग ऑफ द थॉट्स धीरे धीरे कम आएंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। हेलुसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा, और डिप्रेशन जो होता है वो बहुत ही कॉमन देखा जा सकता है इस तरह के पेशेंट्स में। नाउ नेक्स्ट इज़ योर एट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या दिखेगा, डिसऑटोनोमिया, एएनएस सिस्टम डिसफंक्शन होगा, थर्मोरेगुलेटरी एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेबोरिया होगा या फिर सेबोरिक डेर्मेटाइटिस होगा। नाउ गैस्ट्राइटिक डिसफंक्शन हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर डिस्फंक्शन, बार बार यूरिनरी अर्ज इनकंटिनेंसी होगी, नॉक्चूरिया होगा, पेशेंट को बार बार यूरिनेट करना जाना पड़ेगा। कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन में ऑर्थोस्टैटिक जैसे कि पोजीशन चेंज करेगा तो उसको हाइपोटेंशन हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, कार्डियक इरिथमियाज हो सकते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्टिव लंग फंक्शंस हो सकते हैं, और डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन हो सकता है, और कार्डियोपल्मोनरी डीकंडीशनिंग भी देखने को मिल सकती है।
और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ वीनस पूलिंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटी इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज मोबिलिटी एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग। बहुत देर तक बैठे या फिर खड़े रहने की वजह से वीनस पूलिंग हो सकती है पेशेंट्स में। नाउ नेक्स्ट, मेडिकली डायग्नोसिस। मैंने आप लोगों को बताया कि मेन होते हैं हमारे चार, जिनके बेसिस पे चार कार्डिनल फीचर जिनके बेसिस पे हम लोग डायग्नोसिस को बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ है। सबसे पहले हम डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हैंड राइटिंग सैंपल लेंगे, स्पीच एनालिसिस करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, गेट चेक करेंगे। और डायग्नोसिस जो है हमें एटलीस्ट दो या चार में से कोई भी दो कार्डिनल फीचर्स दिखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसका फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे रिहैबिलिटेशन का। कंबाइंड अप्रोच ऑफ फिजिकल थेरेपी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड एट द पीक डोजेजेस। डोपामिन को हमें क्या करना है, डोपामिन का अमाउंट हमें बढ़ाना है, या फिर हमें एसिटाइल कोलिन का अमाउंट जो एक्सेसिव है उसका कम करना है। अब हम असेसमेंट कैसे करते हैं, हॉर्न और याहर स्केल एक दिया गया है जिसके बेसिस पे हमारे इस पार्किंसंस डिजीज़ को 5 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है माइल्ड, जिसमें एक ही साइड इफेक्टेड होती है। सेकेंड होता है हमारा बोथ साइड इफेक्टेड, और इसमें पोस्चरल और बैलेंस जो है नॉर्मल रहता है। थर्ड टाइप का होता है बोथ साइड ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड एंड इम्बैलेंस व्हेन स्टैंडिंग, जब खड़ा होगा तो इम्बैलेंस होगा। पर्सन जो है इंडिपेंडेंट होता है बट इस स्टेज तक। फोर्थ होता है बोथ साइड ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड, देयर इज डिसेबल इंस्टेबिलिटी रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल हेल्प। और फिफ्थ जो होता है वो सीवियर बोथ होता है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड दूसरे किसी पर्सन पे डिपेंडेंट होता है पूरी तरह से। नाउ नेक्स्ट, एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री। नाउ सिस्टमिक रिव्यू, न्यूरोमस्कुलर चेक करना है, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोवैस्कुलर एंड इंट्यूमेट्री, ये हमें चारों के चारों एग्जामिनेशन में देखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिजिकल थेरेपी। फिर हमें मोटर, सबसे पहले किस पे काम करना है, मोटर रिलर्निंग पे स्ट्रेटजीज बनानी है, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिशन ना हो, रैंडम प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड, बहुत ज़्यादा कोई भी क्लटर फ्रीजिंग एपिसोड्स ना हो, पेशेंट को विजुअल क्यूज़ दिए जाए, रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलस दिया जाए। अब एक्सरसाइज ट्रेनिंग कैसे से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम एक्सरसाइज ट्रेनिंग के अंदर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हम करा सकते हैं, जिसमें हम जेंटल रॉकिंग, PNF टेक्निक, ऑडियो टेप्स के थ्रू रिलैक्सेशन, योगा, टाई ची और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को हम एनहांस करेंगे। और रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग टेक्निक्स और पैसिव पोजिशनिंग टू करेक्ट द फैंटम पिलो पोस्चर एंड मैकेनिकल स्ट्रेचिंग बाय द यूज़ ऑफ टिल्ट टेबल्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और फिर है फन मेड विद द वॉकिंग। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, मोबिलिटी इन बेड, सिट टू स्टैंड, स्टैंडिंग ट्रेनिंग, teach how to get up after fall, mobilizing of the facial muscles, correcting eating impairments, verbal skill practice with the breath control. And next is we are going to discuss is cardiopulmonary training and group exercises. कार्डियोपल्मोनरी में डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस, जिसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाएंगे पेशेंट को। और नेक्स्ट हम PNF टेक्निक के अंदर चेस्ट वॉल एक्सरसाइजेस, फिर हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे पेशेंट को। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और हमारा पार्किंसंस चैप्टर